तो फिल्म की शुरुआत एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी से होती है जहाँ पर एक छोटी बच्ची ईवा थी। उसका ख्याल रखने के लिए यहाँ एक रोबोट थी जिसे मदर का नाम दिया गया, क्योंकि रोबोट होने के बावजूद वो बिल्कुल एक माँ की तरह ही उसका ख्याल रख रही थी और उसे प्यार कर रही थी। यही रोबोट उसे बड़ा होने तक पालती भी है और उसे अर्थ के बारे में सब कुछ पढ़ाती भी है। कुछ ही अरसे में ईवा बड़ी हो गई। उसे अकेले खेलने में मजा नहीं आता था। ये चीज रोबोट ने सेंस कर ली और उसे एक छोटी डॉल दी। लेकिन वक्त गुजरते के साथ साथ उसका इन डॉल से भी दिल भरने लगा। इसीलिए ईवा की 7th बर्थडे पर मदर ने उसे एक डिवाइस गिफ्ट की, जो डिवाइस किसी दोस्त की तरह उससे बातें कर सकती थी और उसके सारे सवालों का जवाब दे सकती थी। ईवा को हमेशा से बाहर की दुनिया देखने का बहुत ही ज्यादा शौक था। वो इस डिवाइस से बाहर की दुनिया देखने की डिमांड करती है, लेकिन मदर उसे बताती है कि वो बाहर की दुनिया में तभी जाएगी जब वो एक स्पेशल टेस्ट पास करेगी। इसके बाद मदर आज उसे कैडमस नामी एक आदमी का होलोग्राम दिखाती है, जिसमें कैडमस आज 7 साल की हुई ईवा को बाहर अर्थ के बारे में एक भयानक सच बताता है कि अर्थ अब इंसानों के रहने की काबिल नहीं रही। इसी वजह से ईवा को इस अंडरग्राउंड फैसिलिटी के अंदर पाला गया है ताकि वो आगे आने वाले जिंदगी के चैलेंजेस से लड़ सके। अगले ही दिन से ईवा की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाती है। उसे जमीन पर सर्वाइव करने के तरीके सिखाए जाते हैं, उसे पौधे लगाना सिखाए जाते हैं, खाना बनाना सिखाया जाता है, शिकार करना, इसी के साथ साथ कैलकुलेशन करना और अपने आप को बचाने के लिए सख्त ट्रेनिंग भी दी जाती है। ये सब करते करते ईवा 16 साल की हो जाती है और आज मदर उसे बताती है कि अब वक्त आ गया है जब उसका टेस्ट दिया जाएगा और उसे देखा जाएगा कि क्या वो इस फैसिलिटी से बाहर जाने के काबिल है या नहीं। ईवा बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। सुबह उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन था। वो जाग रही थी, तभी उसे अपने कमरे की दीवार की दूसरी तरफ से अजीब आवाज सुनाई दी। क्यूरियोसिटी में वो दीवार को जब खोलती है तो उसे दूसरी साइड पे एक और फैसिलिटी दिखती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फैसिलिटी में वो थी, लेकिन यहाँ पे हर चीज बहुत ही खराब हालत में थी। यहाँ पे 6 और ऐसे कॉट्स थे। जैसे एक कॉट के अंदर से मूवी के स्टार्ट में हमें ईवा दिखी थी, यानी यहाँ पर और भी बच्चे होंगे जो सर्वाइव नहीं कर पाए सिवाय ईवा के। इसी फैसिलिटी की दूसरी तरफ ईवा को एक अजीब सा दरवाजा नजर आया। वो उस दरवाजे से बाहर जाने की कोशिश करती है लेकिन ऊपर नहीं चढ़ पाती। तभी उसे सामने से एक क्रिएचर जाता दिखाई देता है, जिससे वो मदद की आवाज दे देती है। लेकिन ये क्रिएचर काफी खतरनाक था। उसने उल्टा ईवा के ऊपर ही हमला शुरू कर दिया। इससे बचने के लिए ईवा भागते हुए अपनी फैसिलिटी के अंदर जाती है और उसे बंद कर देती है। लेकिन ये क्रिएचर अब लगातार उसके पीछे था। उसके आने की वजह से यहाँ अलार्म बजने लगे थे और मदर को भी उस क्रिएचर के आने का पता चल गया था। वो ईवा को लेकर यहाँ से भागते हैं और सारे सिक्योरिटी सिस्टम ऑन कर देती है, लेकिन कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम उस क्रिएचर को नहीं मार पाता। तो मजबूरन मदर यहाँ से बाहर निकलने वाला गेट खोल देती है और ईवा से उसकी जान बचाने के लिए यहाँ से बाहर जाने को कहती है। ईवा अब सालों बाद पहली मर्तबा अर्थ की सरफेस पे थी। ये अर्थ पहले जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी जैसी होलोग्राम्स में उसे दिखाई गई थी। अर्थ बिल्कुल बदल चुकी थी। यहाँ पे खतरनाक क्रिएचर्स और खतरनाक पौधे उगाए थे। वो जब अपनी डिवाइस से भी इन पौधों के बारे में पूछती है तो उसकी ये मल्टी फंक्शनल डिवाइस पे इन पौधों के बारे में कुछ नहीं जानती थी। यहाँ तक कि कुछ पौधे उसे खाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो उड़ते हुए इनसे अपने आप को बचाती है। वो इन सारी चीजों के बारे में अब जवाब लेना चाहती थी। उसे दूर एक आदमी नजर आता है जिसके पीछे वो भागती तो है, लेकिन एक बहुत बड़ा सा प्लांट अपनी बेल में उसे जकड़ लेता है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो उस शख्स को देख पाई थी। देखने को मिला कि वो कोई इंसान नहीं था बल्कि एक एलियन था। एक पल के लिए तो वो डर गई, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि ये एलियन उसके लिए खतरा नहीं है, क्योंकि उसने एवा को भी उस प्लांट को काटते हुए छुड़वाया और उस प्लांट से निकलने वाला पानी खुद पी लिया। ईवा जब उससे बात करने की कोशिश करती है तो रेंडर बिना जवाब दिए उसे यहाँ से चला जाता है। ईवा उसके पीछे पीछे जाने लगी, लेकिन फिर रेंडर ने उसके आगे हाथ करके उसे रोक दिया, क्योंकि उसे यहाँ पर एक मॉन्स्टर की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। ये मॉन्स्टर उड़ते हुए इनके पास आता है और इससे पहले कि ये दोनों कुछ कर पाते, वो मॉन्स्टर इन दोनों को बेहोश करके एक जगह पे लटका देता है। जब रेंडर और ईवा को होश आया तो इन दोनों ने देखा कि वो मॉन्स्टर इनको अपने ठिकाने पे ले आया था, जहाँ पर मदर भी थी। और यहाँ पर उस मॉन्स्टर ने एक और क्रिएचर ऑटो को भी बंदी बना कर रखा हुआ था। ईवा अपनी लेजर गन से सबसे पहले अपने आप को छुड़वाती है और फिर ऑटो को छुड़वाती है। ऑटो आजाद होते ही यहाँ से भागने लग जाता है, जिसका मॉन्स्टर को पता चल जाता है और मॉन्स्टर उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे लग जाता है। और इतने ही टाइम में ईवा रेंडर और मदर को बचाने लग जाती है। इससे पहले कि ये लोग यहाँ से भाग जाते, वो क्रिएचर वापस यहाँ पे आ गया और अपनी गन से इन्हें वो शूट करने ही वाला था कि तभी ऑटो ने आकर उसी का प्लेन उसी के ऊपर गिरा दिया। उसके हाथ से उसकी लेजर गन छूट गई और इसी सब का फायदा उठाते हुए ईवा अपनी मदर और रेंडर को लेकर ऑटो के साथ यहाँ से भाग निकली। लेकिन इस सब में ये लोग पहाड़ से नीचे गिर गए। ईवा बुरी तरह डर चुकी थी, लेकिन सरप्राइजिंगली इन्हें पता चला कि ये बड़ी सी क्रिएचर ऑटो उड़ भी सकती है, जो अब इन्हें बीस्ट से बहुत दूर ले जाती है। और ईवा इस चीज से काफी सेटिस्फाइड थी। एक सेफ पहाड़ी पर पहुंचकर ईवा देखती है कि मदर को तो होश ही नहीं आ रहा। वो रेंडर का बैग चेक करने लगती है ताकि वहां से कोई बैटरी या इलेक्ट्रिक चीज मिल जाए जिससे वो मदर को करंट देकर होश दिला सके। लेकिन रेंडर अपना बैग अपनी तरफ खींच लेता है और ईवा को एक च्युइंगम चबाने के लिए देता है। ईवा हैरान हुई, लेकिन उसने ये च्युइंगम चबा ली, जिसके बाद उसे भी रेंडर की लैंग्वेज समझ आने लगी
और फाइनली इन दोनों ने बात करना शुरू की। इतनी देर में पीछे से मदर को भी होश आ गया और रेंडर को देखते ही उसने रेंडर पर हमला कर दिया क्योंकि वो उसे ईवा के लिए खतरा लग रहा था। इससे पहले कि वो कुछ बहुत बुरा कर देती, ईवा ने उसे समझाया कि रेंडर बुरा नहीं है, वो तो हमारी मदद कर रहा है। इसी लड़ाई के अंदर ईवा नोटिस करती है कि रेंडर का कोट जो है वो इंसानों के हाथ का बनाया गया है। उसे लगता है कि रेंडर किसी इंसान के बारे में जानता होगा, पर रेंडर बताता है कि इस कोट को मैंने एक सोसाइटी से लिया था जहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान भी होगा, पर ईवा को लगता है कि इस टाउन से उसे इंसानों को पता चल सकता है। इसीलिए वो रेंडर के साथ एक डील करती है कि तुम मेरी मल्टी फंक्शनल डिवाइस ले लेना, उसके बदले मुझे उस सोसाइटी में पहुंचा दो। रेंडर मान जाता है और उसे एक जंगल में लेकर जाता है जहाँ पर ईवा को पहले किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है और भागकर ईवा उसकी मदद करने के लिए जाती है, जबकि रेंडर उसे आगे जाने से मना भी करता है। सामने एक स्कॉर्पियो एक ट्रैप में फंसा हुआ था। ईवा उसे ट्रैप से छुड़वा ही रही थी कि उससे पहले ही मॉन्स्टर यहाँ आकर उसे उड़ाकर ले गया। ये लोग मॉन्स्टर से बचने के लिए छुप गए, फिर इन्होंने अपना सफर कंटिन्यू किया और आखिर वो उस टाउन के बाहर पहुंच भी गए जहाँ ईवा जाने की जिद कर रही थी। वो फौरन इस खूबसूरत टाउन के अंदर जाना चाहती थी, पर रेंडर ने उसे रोक दिया और बताया कि ऐसे यहाँ के लोग किसी को भी अंदर जाने नहीं देते। लेकिन आज एक खास दिन था। उस टाउन के अंदर स्पाइडर रेस थी जिसमें हिस्सा लेने के बहाने ये लोग अंदर जा सकते थे, लेकिन उससे पहले रेंडर ईवा का और यहाँ बाकी लोगों का हुलिया बिल्कुल उस टाउन के लोगों के जैसा बनाता है ताकि वहाँ के लोगों को ज्यादा शक ना हो। टाउन के अंदर जाकर ये लोग उस शॉप पे जाते हैं जहाँ से रेंडर ने वो कोट लिया था। यहाँ के शॉपकीपर से ईवा जब उस कोट के बारे में पूछती है तो वो एलियन कहता है कि मैं तो कुछ नहीं बताने वाला जब तक तुम मुझे 500 कॉइन्स न दे दो। ईवा के पास तो एक भी कॉइन नहीं था, इसीलिए शॉप ओनर ने उसे अपनी शॉप से बाहर निकाल दिया। यहाँ के लोग अब ईवा को मशवरा देते हैं स्पाइडर फिश में हिस्सा लेने का, लेकिन ईवा के पास तो कुछ भी नहीं था जिसके ऊपर वो शर्त लगाती। मजबूरन उसे मदर को यानी अपनी रोबोट मॉम को ही उनको देना पड़ता है और इस तरह वो स्पाइडर फिश रेस में हिस्सा ले लेती है। अगर वो हार जाती तो उसे मदर कभी ना मिलती। अब रेस शुरू हो जाती है। पहले तो ईवा की स्पाइडर फिश बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रही थी, लेकिन फिर ईवा ने अपनी टेलीकाइनेसिस पावर की मदद से यानी अपने दिमाग की पावर की मदद से उस स्पाइडर फिश से बात करना शुरू की और उसे हिम्मत दी, जिस हिम्मत से वो आखिर ये रेस जीत गई। ईवा को उसकी रोबोट मॉम के साथ साथ उसके 500 कॉइन्स भी मिल जाते हैं। ईवा ये पैसे रेंडर को पकड़ा देती है ताकि वो संभाल ले और ये लोग अगले दिन वापस उस शॉप में जाने का फैसला करते हैं, जबकि रेंडर इन्हें एक खतरे की बात ये भी बताता है कि जिस मॉन्स्टर के चुंगल से ये लोग बच आए थे वो मॉन्स्टर अभी भी उनको ही ढूंढ रहा होगा, जिससे बचने के लिए ये लोग रेंडर के भाई के घर चले जाते हैं। यहाँ जाने की कुछ ही देर बाद रेंडर की फैमिली को पता चल जाता है कि ईवा एक इंसान है। सारे डर जाते हैं, लेकिन रेंडर एक्सप्लेन करता है कि किस तरह उसे ईवा मिली थी और ईवा इनको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएगी। रेंडर के भाई उसे कहते हैं ठीक है तुम आज रात के लिए तो उसे यहाँ रख सकते हो, लेकिन सुबह होते ही तुम उसे यहाँ से लेकर जाओगे। ये सारी बातें कहीं ना कहीं ईवा ने सुन ली थी और वो दुखी भी हो चुकी थी। रात में बच्चे ईवा को एक ऐसे बंदे के बारे में बताते हैं जिसे इंसानों के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज था, जिसका घर मशरूम्स के ऊपर था। आधी रात होते ही ईवा उसके घर जाने का डिसाइड करती है और पता चलता है कि वो एक मैजिशियन है। ईवा को उससे बहुत सारे सवाल पूछने थे, लेकिन एलियन उसे कहता है कि इसके बदले मुझे तुम्हारी अच्छी मेमोरीज चाहिए होंगी। ईवा ने बिल्कुल देर नहीं की और उसे अपनी सारी अच्छी मेमोरीज दे दी। इसके बाद ये एलियन ईवा को बताता है कि पहले इस प्लेनेट का नाम अर्थ हुआ करता था। यहाँ पर ह्यूमंस नाम की क्रिएचर रहती थी, यानी इंसान रहा करते थे, लेकिन एक दिन इन एलियंस को लगा कि अर्थ इनके रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है। ये लोग तेजी से अर्थ की तरफ मूव करने लगे, लेकिन इंसानों ने इन एलियंस को मारना शुरू कर दिया। सिर्फ कुछ ही एलियंस इस जमीन पर जिंदा बचे, जिन्होंने फिर एक प्लान के तहत यहाँ मौजूद सभी इंसानों को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि इंसान वैसे भी इस अर्थ को तबाह ही कर रहे थे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इंसान खत्म होने लगे, यहाँ पर एलियंस रहने लगे और ये प्लेनेट एलियंस का बन गया और उन्होंने इस प्लेनेट का नाम अर्थ से बदलकर बोनो रख दिया। ये बातें करते करते जैसे ही इस एलियन मैजिशियन को पता चलता है कि ईवा भी एक इंसान है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ईवा को अपने घर से निकलने को कह देता है, क्योंकि ईवा जैसे इंसानों ने ही तो उनके बड़ों को मारा था। इस टाइम तो वो यहाँ से चली जाती है, लेकिन वो अब ठान चुकी थी कि वो किसी इंसान से मिलकर ही रहेगी। वो इस प्लान में रेंडर की भी हेल्प चाहती थी, लेकिन रेंडर ने उसे पैसे देते हुए खुद अपने रास्ते बनाने को बोला। अब ईवा खुद उस आदमी के पास जाती है जिससे रेंडर का कोट लिया गया था। वो इस आदमी को सच बता देती है कि मैं एक इंसान हूँ और इंसानों को ढूंढना चाहती हूँ, इसलिए मुझे इंसानों का पता चाहिए। ये एलियन भी उसे देखकर एक्साइटेड हो जाता है और कहता है मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे कुछ ऐसी चीजें देनी होंगी जो इंसान इस्तेमाल करते हो। वो ईवा को इस टाइम सिर्फ बातों में लगा रहा था, क्योंकि वो काम करता था यहाँ की एलियन मलका के लिए। बातों ही बातों में वो ईवा को ट्रैप में फंसा देता है और एलियन बीस्ट के जरिए उसे पहुंचवा देता है मलका के पास। बीस्ट एलियन के पिंजरे में रेंडर भी ईवा को देख चुका था और वो काफी दुखी हुआ था। उसे गिल्ट होने लगा था कि ईवा इस मुसीबत में उसकी वजह से आई है। ईवा को क्वीन ओजो के पास लेकर आया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि क्वीन ओजो के साथ वही मैजिशियन था जिससे पहले ईवा मिल चुकी थी। क्वीन ओजो काफी अच्छी थी। क्वीन ओजो को जब पता चलता है कि ईवा एक इंसान है तो वो उसे अपने डैड की एक खास म्यूजियम में लेकर जाती है, जहाँ इंसानों से रिलेटेड बहुत सारी चीजें रखी हुई थी। क्वीन ओजो बताते हैं कि इस पूरे प्लेलिस्ट की एनर्जी पहले उसके डैड के हाथ में थी और अब उसके एक वजीर के हाथ में है। इसी वजह से ओजो क्वीन तो है, लेकिन सिर्फ नाम की, काम यहाँ पर सारे दूसरे लोग ही करते हैं।
ईवा को उसकी ये बात सुनकर काफी दुख होता है, लेकिन बातों ही बातों में ये दोनों अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। क्वीन ओजो उसे एक ह्यूमन कार भी दे देती है जो उसके डैड ने इंसानों की निशानी के तौर पर संभाल के रखी हुई थी। वो ईवा को इसे इस्तेमाल करने की इजाजत देते हुए उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर इंसानों को ढूंढ सकती हो। इससे पहले कि ये लोग इस कार के जरिए बाहर चले जाते, क्वीन ओजो के आदमी आकर ईवा को पकड़ लेते हैं। क्वीन उसे ऑर्डर भी देती है कि ईवा को छोड़ दिया जाए, लेकिन वो क्वीन को मना कर देता है कि कहते हुए कि मैं आपके सारे ऑर्डर्स नहीं मान सकता क्योंकि मैं आपका लीगल एडवाइजर हूँ और आपके गलत फैसलों को सही करना मेरा काम है। लीगल एडवाइजर होने के साथ साथ मैं साइंटिस्ट भी हूँ और एलियंस की भलाई के लिए अब मुझे ईवा पर एक्सपेरिमेंट करने होंगे। वो ईवा को अपने लैब में ले जाकर बांध देता है, जहाँ से ईवा किसी तरह अपने आप को छुड़वा लेती है। अब वो गार्ड से बचते हुए बाहर जाने की कोशिश कर रही थी कि दिखाया गया कि क्वीन ओजो उसको बचाने के लिए कार लेकर आ गई, लेकिन क्वीन को भी क्वीन के गार्ड्स बाहर जाने नहीं देते क्योंकि ये उस लीगल एडवाइजर का ऑर्डर था। अब क्वीन ओजो को गुस्सा आ गया। इतने साल से जो ज्यादतियां बर्दाश्त कर रही थी, उसे फैसला कर लिया कि अब ऐसा वो नहीं करेगी। उसे भी अपनी पावर का अंदाजा हुआ और अपना फैसला लेते हुए उसने अपनी डैड की छड़ी को, जो कि उनकी पावर भी थी, उसे उस लीगल एडवाइजर से वापस मांग लिया। वो उसे वापस नहीं देना चाहता था, यहाँ तक कि क्वीन के गार्ड्स भी उसी का साथ देते थे। लेकिन आज जब क्वीन के गार्ड्स ने देखा कि क्वीन बहुत ही अटल है अपने फैसले पे, तो वो गार्ड्स क्वीन के पीछे आ जाते हैं और इस तरह उस लीगल एडवाइजर को क्वीन की सारी चीजें वापस देनी पड़ती हैं। क्वीन ओजो ईवा को अब एक ऐसे डेजर्ट के बारे में बताती है जहाँ पर कुछ बचे कुचे सर्वाइवल्स यानी इंसान अभी भी थे। ईवा क्वीन की इस मेहरबानी से बहुत ज्यादा खुश हुई और फिर अपनी कार को लेकर निकल गई। बाहर जाने पर उसे रेंडर, मदर और ऑटो भी मिल गए, जिन्होंने एक साथ सफर कंटिन्यू करने का डिसाइड किया। ईवा क्वीन के बताए रास्तों पे चलती रही और फाइनली उसे एक ह्यूमन सिटी मिल भी गई, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई। सिटी के अंदर जाने के लिए उन्हें एक ब्रिज को क्रॉस करना था, लेकिन बदकिस्मती से वो टूटा हुआ था और इस तरह उन्हें रुकना पड़ गया। ईवा ख्वाबों के बहुत करीब आकर अब रुक गई थी। उसे दुख होने लगा था। ईवा हार मानना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो टूटे हुए ब्रिज पर ही अपनी कार को चलाती रहती है। हालांकि मदर ने उसे वार्न भी किया कि इस तरह उनके मरने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। नीचे पूरी एसिड की नदी थी, अगर ये लोग उसमें गिर जाते तो मर जाते, लेकिन ईवा किसी की भी नहीं सुन रही थी। एसिड से निकलते हुए धुएं ने इनके कार के इंजन को भी फेल कर दिया और इस तरह इन्हें कार को छोड़ना पड़ा। कार नीचे गिर गई और ईवा फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने साथ साथ सभी की लाइफ को डेंजर में डाल दिया था, खतरे में डाल दिया था। एकदम से उसे याद आता है कि ऑटो भी तो उड़ सकता है, लेकिन ऑटो से बताता है कि मैं उड़ नहीं सकता, सिर्फ ग्लाइड कर सकता हूँ, यानी बड़े जंप कर सकता हूँ। और इस काम के लिए उन्हें एक बहुत ऊंची जगह पे जाने की जरूरत थी। ये लोग ब्रिज के छोटे छोटे सहारों पे, पाइप्स पे चलते हुए आखिर एक लंबी जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां से आखिर ऑटो इन सबको बिठाकर ग्लाइड करता है और ये लोग पहुंच जाते हैं इंसानों के शहर में, जहां जाकर ईवा की खुशी की इंतहा नहीं थी। वो पूरे शहर में भागने लग जाते हैं, लेकिन एक और उदासी उसके अंदर छा गई कि उसे इतनी देर में एक भी इंसान इस पूरे शहर में नहीं दिखा। इस शहर में जगह जगह कब्रें बनी हुई थी और अगर कुछ इंसान कब्रों से बाहर थे तो वो भी मरे हुए थे। देखते हुए ईवा को रियलाइज हो गया कि वो इस दुनिया में आखिरी लड़की बची है। वो बहुत ज्यादा उदास थी, लेकिन तभी उसने देखा कि वो एलियन बीस्ट जो पूरी मूवी से उसके पीछे था, वो इस मर्तबा दोबारा उसे ढूंढते हुए उसे नुकसान पहुंचाने के लिए आ गया था और असल में उसे भेजा था उसी मैजिशियन, उसी साइंटिस्ट ने जो क्वीन का लीगल एडवाइजर भी था। ये समझते हुए ईवा भी उससे लड़ने का डिसाइड करती है, लेकिन ये बीस्ट बहुत ताकतवर था। वो ईवा को मारने ही वाला था, लेकिन तभी ऑटो ने ईवा को बचाने के लिए उसके ऊपर एक बस से हमला कर दिया। लेकिन बीस्ट को इस हमले से कुछ नहीं हुआ। वो ईवा को मारना चाहता था, लेकिन तब ईवा ने बड़ी ही चालाकी से उसी का वेपन लेकर उसी को मारने की कोशिश की। इस वेपन की वजह से वो एक दीवार में जाकर लगा, लेकिन फिर दोबारा से खड़ा हो गया। वो अपना वेपन लेकर दोबारा से ईवा को मारने ही वाला, लेकिन तब मदर उसकी वेपन के सामने आ गई और उसने वो वेपन शूट भी कर दिया। यहाँ पर ईवा को लगा कि अब ये मॉन्स्टर उसकी जिंदगी खत्म कर ही देगा, लेकिन तभी उसकी मदद करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे वो छोटे छोटे स्कॉर्पियोस आ गए, जिनकी एक साथी की मदद पहले ईवा ने की थी और सबको उसका पता था। ये सारे ईवा की मदद करते हैं और उस बीस्ट के ऊपर चढ़ते हुए उसे जमीन के नीचे ले जाते हैं। ईवा अब अपनी मदर के पास थी। बेशक वो एक रोबोट थी, लेकिन ईवा को उससे एक मदर की तरह इमोशनल अटैचमेंट थी। उसके खत्म होने पर वो रोने लगी थी। अभी वो रो ही रही थी कि यहाँ पर एक एयरशिप आकर रुकी। ईवा ने हैरान होकर उस एयरशिप को देखा। उसके अंदर से वही इंसान निकल रहा था जिसके होलोग्राम वो बचपन से देखती आई थी। उसे देखते ही ईवा की आंखों से आंसू निकल आते हैं और यह आदमी ईवा से कहता है, चलो हम अपने घर चलते हैं। और यहाँ पता चल जाता है कि ईवा के अलावा और भी इंसान अभी जिंदा थे, लेकिन किसी और प्लेनेट पर। ईवा खुश हो जाती है और बस इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।